तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात करीब 9:15 बजे नई दिल्ली के लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे और एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से रागी और बच्चे शबद कीर्तन में हिस्सा लेंगे। यहां गुरु तेग बहादुर के जीवन को दर्शाने वाला एक भव्य लाइट एंड साउंड शो भी होगा। इसके अलावा सिखों की पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका का भी आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर के उपदेशों को रेखांकित करने पर केंद्रित है। वहीं बात करते हैं दूसरी खबर की। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के बाद माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2023 का नया सत्र शुरू होने के पहले लागू करें। 12वीं में बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2025 तक लागू करने की जरूरत है ताकि संरचनात्मक, शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार का कार्य पूरा हो सके। मंत्रिपरिषद के समक्ष शिक्षा विभाग की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि 5 वर्षों के भीतर सभी असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना के लिए अभी से रणनीति बनाकर कार्रवाई शुरू करें। सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और एकीकृत डेटा प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप प्रोग्राम, रोजगारोन्मुख कौशल शिक्षा और सर्टिफिकेशन राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की दिशा में कार्रवाई शुरू कराएं। साथ ही 5 वर्ष पर विद्यालयों का मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्षों के भीतर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाए। साथ ही शिक्षा में तकनीकी के उपयोग को देखते हुए एकीकृत डेटा प्रबंधन प्रणाली लागू कराएं। अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन करने पर विचार किया जाए। 100 दिनों में राजकीय विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा, सभी विद्यालय की वेबसाइट, सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी, राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने के प्रयास अभी से हों। करियर काउंसलिंग पोर्टल पंख का विकास, विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण और ई लाइब्रेरी पोर्टल का भी विकास किया जाए। वहीं बात करते हैं तीसरी खबर की। दिल्ली के जहांगीरपुरी अवैध अतिक्रमण पर अब 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये अंतरिम आदेश जारी किया है। दिल्ली के जहांगीरपुर में हिंसा के बाद चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से पक्ष रख रहे दुष्यंत दवे ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। तो पहली खबर पीएम का संबोधन है रात को 9:15 बजे के करीब लाल किले में, और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक जी, इस संबोधन को किस तरीके से देखा जाए? आज रात को पहली बार लाल किले से संबोधित करेंगे, दूसरी बात बड़ा पर्व है और उसको भी मनाया जाएगा। देखिए, ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए सनातन संस्कृति के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। जिस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए पूजनीय गुरु तेग बहादुर जी बलिदान हो गए, जिस लाल किले से उनकी हत्या का फतवा जारी हुआ था, शाही हुक्मनामा जारी हुआ था, उस लाल किले से आज देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पे आज देश को, राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
ये पूरे देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। विवेक जी, इससे ये भी मालूम चल जाएगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी कितना जुड़ाव रखते हैं सिख समुदाय से। ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है। देखिए, ये जो कितना जुड़ाव रखते हैं, ये मैसेज देने का विषय नहीं है। सिख समुदाय हमारा है, हम उसके हैं। एक समय था कि हिंदू परिवार अपने बड़े बच्चे को पगड़ी बांध करके गुरु को दे देते थे। ये हमारे ही भाग हैं, हमारे ही बड़े भाई है, हमारे ही अंग हैं, कि हमसे कहीं अलग नहीं है। हमको इनको जुड़ाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम इनके हैं, ये हमारे हैं। और इन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए जो त्याग बलिदान दिया है, वो पूरी दुनिया से किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आवश्यकता जो इधर जो लॉर्ड मैकाले के जो इतिहासकारों जो लिख गए, जो सेकुलर इतिहास लिखा गया, उस सेकुलर इतिहास पे काली खोद करके वास्तविक इतिहास देश की जनता को पढ़ाने की, बताने की है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में वही हो रहा है। हम वास्तविक इतिहास से देश की जनता को अवगत करा रहे हैं। और जिन महान विभूतियों ने हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए त्याग किया, बलिदान दिया, उनके उस त्याग बलिदान से देश को अवगत करा रहे हैं। और ये हमको इनको कहीं जुड़ाव दिखाने जैसा विषय नहीं है। हम ये एक ठीक है जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जब आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे 9:15 बजे, तो वाकई में इस उत्सव की जो भव्यता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। विवेक, आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर में अभी हम बात कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव से, और अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। परीक्षा का जो नया रूप है, नया प्रारूप है, वो उसके लिए अब जो सरकार है वो किस तरीके से पैटर्न में बदलाव करने वाली है, वो देखना होगा। उससे क्या क्या लाभ होंगे। एक नए तरीके से, जिस तरीके से स्मार्ट क्लासेस लॉन्च की जाएंगी, उस पर भी जोर होगा। जिस तरीके से जो पुरस्कार दिए जाते हैं टीचर्स को, उसके मानकों में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। और ऐसे में ये एक पहल, ये एक बड़ा और एक अच्छा कदम माना जा रहा है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के बाद माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2023 का नया सत्र शुरू होने के पहले लागू करें। वहीं 12वीं की अगर बात कर ली जाए तो जो उसका पैटर्न है 2025 तक लागू करने की बात की गई है, जरूरत की बात की गई है, ताकि जो संरचनात्मक, शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार है उनको किया जाए। सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी बोर्ड है और यूपी बोर्ड से जिस तरीके से जो छात्र हैं अब कहीं ना कहीं सीबीएसई का रुख कर रहे हैं, आईसीएसई का रुख कर रहे हैं। अब जो बच्चे, अभिभावक हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, वो ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड को और कहीं ना कहीं आईसीएसई बोर्ड को। और ऐसे में शैक्षणिक और प्रशासनिक जो सुधार है, जो अगर उसमें सुधार होगा तो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड का एक बार फिर से महत्व बढ़ेगा। कहीं ना कहीं एक बार फिर से ज्यादा जो स्टूडेंट है, अभिभावक है, वो अपने बच्चों का जो दाखिला है यूपी बोर्ड में कराएंगे। इसी को लेकर के कार्य योजना जो है शिक्षा विभाग की, उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बेहद अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। जब सुधार होता है किसी भी एक सिस्टम में, तो फिर ये देखा जाता है कि जो उससे जुड़े जो जितनी भी चीजें जो उससे जुड़ी हुई हैं, जिस तरीके से वर्क चल रहा होता है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होता है। जिस तरीके से कार्य पद्धति होती है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होता है, कार्य प्रणाली में सुधार होता है। और इसी के चलते इन सब सुधारों का जिक्र किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस होगी, डेटा रखा जाएगा, हर बच्चे का जीमेल अकाउंट बनेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन की ओर पूरी तरीके से जाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जिस तरीके से डिजिटल हो गए हैं, पूरी तरीके से स्मार्ट क्लासेस पर जोर दिया जा रहा है, उसी के तहत अब यूपी बोर्ड में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और
इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था जो है वो लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चलाया जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से अब शिक्षा विभाग का ये जो प्रेजेंटेशन आया सामने उसको लेकर के अब 2023 के पहले हाई स्कूल का जो सिस्टम है उसमें सुधार की बात की जा रही है। 2025 से पहले इंटरमीडिएट उसमें जो सुधार करके उसको लागू किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल जो है, सीबीएसई बोर्ड जो है, आईसीएसई बोर्ड जो है, उसमें कहीं ना कहीं उसके कंपटीशन में कहीं ना कहीं बराबर आने की कोशिश होगी। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रेजेंटेशन था शिक्षा विभाग का, उद्देश्य योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि हाई स्कूल 2023 और इंटरमीडिएट 2025 तक ये पैटर्न लागू किया जाए, जिससे छात्र हैं वो भविष्य में जिस तरह से वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या अन्य तैयारी करते हैं उसमें उनको कोई दिक्कत ना, क्योंकि लगातार यूपी बोर्ड को काफी आईसीएसई और सीबीएसई के मुकाबले काफी अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी तरफ अपने निर्देश दिए प्रेजेंटेशन में कि जो भी राष्ट्रीय शिक्षा का जो नया पैटर्न है वो 2023 हाई स्कूल और 2025 इंटरमीडिएट तक लागू किया जाए। इसके अलावा छात्रों को तमाम जो क्लासेस हैं, चाहे पाठ क्लास हो चाहे अन्य जो क्लासेस है, उस क्लासेस में भी आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिससे भी छात्र हैं वो जब पढ़ लिख कर कंपटीशन में जाए तो वो फुल प्रिपेयर्ड हो, स्मार्ट हो और जो बाकी जो अन्य सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे हैं उनसे वो कंपटीशन कर सके। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। राहुल, अब जिस तरीके से क्लासेस को स्मार्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं डेटा इंटीग्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, डेटा को रखा जाएगा, साथ ही साथ हर बच्चे का अब जीमेल अकाउंट होगा, बराबर स्टूडेंट ट्रैकिंग होगी, उन सब चीजों को देखते हुए कितना ज्यादा गुणवत्ता में सुधार होता हुआ दिखेगा कुछ वक्त बाद शिक्षा में? देखिए, निश्चित तौर पर शिक्षा को लेकर लगातार उसको सुधारने के कई प्रयास हुए। पिछली सरकार की बात कर लें, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो सेकंड टर्म चल रहा है उसकी बात कर लें, शिक्षा को लेकर सुधार को लेकर उसमें कई प्रयास किए गए। और इस बार जब सेकंड टर्म में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो वो तमाम विभागों का प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसी क्रम में जब शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन लिया तो उसके लिए तमाम अहम निर्देश दिए कि अगले 100 दिन में 4 लक्ष्य लेकर शिक्षा विभाग चले कि जो बच्चे स्तर के हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। वो तमाम जो उनको सुविधाएं जो अभी तक नहीं मिली है, जो सीबीएसई आईसीएसई छात्रों को मिलती है, वो सुविधाएं अब यूपी बोर्ड के बच्चों को मिले, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर के छात्र हो। कहीं ना कहीं वो जो कंपटीशन की जब वो कंपटीशन या बाहर निकले तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, वो चाहे टेक्निकल हो या फिर थर्डली हो, वो हर चीज में अपडेट रहे ताकि वो जो जब कंपटीशन में जाए तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है राहुल, जिस तरीके से इसके बाद कहीं ना कहीं अब शिक्षा में सुधार होता हुआ नजर आएगा, प्रशासनिक जो सुधार है वो भी देखा जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड जो है उसमें अब कुल मिलाकर के गुणवत्ता देखी जाएगी, शिक्षा का स्तर सुधरेगा। और उस तरीके से उस लिहाज से देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन की ओर भी ये कदम होगा। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राहुल श्रीवास्तव। तो कुल मिलाकर के अब जो शिक्षा है उसका स्तर सुधारने की दिशा में एक कदम होगा और ऐसे में ये कदम बिल्कुल प्रशंसनीय है। और अब जिक्र कर लेते हैं तीसरी खबर का। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते तक लगातार अभी स्टे जारी रहेगा, वो स्टे काम करेगा। उसके बाद उसमें सुनवाई होनी है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर अवैध निर्माणों पर चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, क्या माना जाए जिस तरीके से यूपी से होता हुआ मध्य प्रदेश पहुंच गया बुलडोजर और अब पहुंच गया है दिल्ली, जिस तरीके से हिंसा देखी गई थी जहांगीरपुरी में, अब बुलडोजर चला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कल रोक लगा दी थी और अब 2 हफ्ते तक अभी वो रोक जारी रहेगी। कैसे देखा जाए इसे कि अब एक नया सिस्टम यूपी मॉडल जो है वो अब दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है? देखिए, इसमें एक विवाद का बिंदु है जी। विवाद का बिंदु ये है
कि अतिक्रमण विरोधी अभियान से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक, और चलने चाहिए। अवैध निर्माण गिराए जाने चाहिए, सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तोड़ देना चाहिए। लेकिन इसमें एक बिंदु ये उठाया गया है कि सरकार का कहना ये है, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण विरोधी अभियान है, और पहले भी हम चलाते रहे हाँ। इस तरीके का अभियान जी, और इस बात फिर हम चला रहे हैं। हाँ। कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जो याचिका करता है दुष्यंत दवे जमीयत उलमा की ओर से जो खड़े हुए हैं, कपिल सिब्बल, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं है, ये एक वर्ग को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है। कपिल सिब्बल तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये गरीबों पर हमला है, ये संविधान पर हमला है। तो उनका कहना है कि जो सरकार ये कह रही है कि हम अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अगर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाना भी था तो आप उनको समय देते, उनको मौका देते कि भाई वो खाली करें, ना होता तब आप बुलडोजर लेकर के जाते। आपने ऐसा नहीं किया। नंबर 2, ये भी तर्क है कि दिल्ली में 1731 अवैध बस्तियां हैं, जिसमें 50 लाख लोग रहते हैं। सवाल सुप्रीम कोर्ट में ये उठाया गया है कि क्या कारण है कि केवल जहांगीरपुरी को ही निशाना बनाएगा, वहीं पर क्यों चल रहा है, और 1730 जो बस्तियां उनमें क्यों नहीं, साउथ दिल्ली में क्यों नहीं, पास इलाके में क्यों नहीं चल रहा, ये बिंदु उठाए गए हैं। इसलिए विवाद है, और इसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उसने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल बोर्ड से जवाब मांगा है, और 2 हफ्ते बाद वो सुनवाई करेगी। ठीक है, 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। अगर 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट दे देता है, आदेश जारी कर देता है कि नहीं आप गिराई अवैध का निर्माण है, उस पर आप बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब एक वर्ग विशेष का जिक्र हो रहा है, और जहां जहां फसाद हुआ है रामनवमी और हनुमान जयंती के आसपास के दिनों में, जहां जहां भी हुआ है विवाद, तो वहां पर एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी इस बात का किया। और उनके जो नहीं, मैंने जिक्र नहीं किया, ये वकील, कोर्ट में जी कोर्ट में जिक्र किया गया, वकील ने उनके बात कपिल सिब्बल एंड दुष्यंत दवे ने इस बात को कहा है। जी ठीक है, लेकिन क्या जब 2 हफ्ते बाद अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है कि आप इसको गिराइए या नहीं गिराइए, तब भी आवाज तो यही उठती रहेगी कि नहीं एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब जो भी फैसला आ जाएगा वो तो सबको मानना पड़ेगा। अब आप निशाना बनाने की बात करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, 2 हफ्ते बाद आए या 3 हफ्ते बाद, जब भी आएगा तो उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वागत करना होगा। तो वहां पर कोई फेरबदल नहीं। अब उसके बावजूद भी लोग नुक्ताचीनी करते हैं या कुछ बातें करते हैं। राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप बुलडोजर उधर मत चलाइए, आप 1 हफ्ते का कोयला बचा है देश में, बिजली संयंत्र के बारे में सोचिए किस तरीके से प्रोडक्शन चल रहा है, वो अलग बात कर रहे हैं। और नेता और अलग इसमें राजनीति कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी अलग बयानबाजी कर रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो अब इसमें राजनीति जारी रहेगी। बिल्कुल राजनीति जारी है। आप देखिए जी, आज ही जो कांग्रेस पार्टी है उसने वहां पर जाकर के जागीरपुरा में जाकर प्रदर्शन किया। उसने विकास मंत्री नगर के जो हरदीप पुरी हैं उनके निवास पर जाकर के धरना प्रदर्शन किया। जी, अजय माकन पहुंचे वहां पर जागीरपुरी में और कहा कि गरीबों पर हमला हो रहा है, मैं सोनिया गांधी को रिपोर्ट दूंगा। और इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे और हम उन लोगों को भी पर्दाफाश करेंगे जो कांग्रेस के प्रतिष्ठान, कांग्रेस के नेता, जो कार्यालय जो बने हुए हैं अवैध रूप से, हम उन्हें भी उजागर करेंगे। तो समाजवादी पार्टी भी और मायावती भी इस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर चुकी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीबों का किसी भी तरीके से अहित होना गलत है। तो राजनीति सभी पार्टियां कूद पड़ी है, स्वाभाविक है। फायदा इससे किसको हो रहा है? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से ये कार्रवाई कर रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा लग रहा है।
कि बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा होने वाला है? क्योंकि चुनाव के टाइम में बीजेपी ऐसे मुद्दों पर, अगर जिस तरीके से शुरुआत बुलडोजर की यूपी से हुई, लेकिन अब मध्य प्रदेश में, फिर दिल्ली में और भी अन्य जगहों पर जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर ऐसी कार्रवाई देखी जा सकती है। क्या बीजेपी को बुलडोजर से फायदा हो रहा है? नहीं, बुलडोजर का फायदा होना या ना होना दूसरी बात है, लेकिन वो जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं जी, एक छवि बनाई जा रही है, छवि बना रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र ले जाना चाहते हैं, हाँ। हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, हमारा ये एजेंडा है जी। उस एजेंडे के तहत वो अपना काम कर रहे हैं। अब उसमें उनको कितना लाभ मिल रहा, कितना नहीं मिल रहा, जैसे कि चुनाव में बुलडोजर बाबा चला, बुलडोजर मॉडल चला और चुनाव में मुद्दा बन गया बुलडोजर, और उसका उनको लाभ मिला, तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि बुलडोजर की कार्यवाही को एक मुद्दा बना दिया गया है। इसलिए एमपी भी उसे मान रहा, उत्तराखंड भी मान रहा, बिहार में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। हाँ। तो इस तरीके से अब दिल्ली पहुंच गया है। हाँ। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है ये तो अब सुप्रीम कोर्ट जो कुछ करेगा उसी पर, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे फायदा तो हो ही रहा है। तो एमसीडी चुनाव में देखेगा फायदा आगे? बिल्कुल हो सकता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कुल मिलाकर के इसमें राजनीति हो रही है, हर एक दल जो है इस पे राजनीतिक रोटियां सेकने की भी कोशिश लगातार कर रहा है। तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, ठीक है, लेकिन ये जो आम आदमी है, जो वोटर्स है, वोट कास्ट करता है, वोट देता है, वो भी तो इन चीजों को समझे, वो भी असल मुद्दों पर आखिरकार वोट क्यों नहीं डाल रहा है। वो अब बुलडोजर पे कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि जैसे यूपी में देखा गया 80-20 की बात हुई, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी छांट देना, मतलब इस तरीके की बातों पे आजकल आम आदमी ज्यादा वोट कर रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी उस मुद्दों को लपक लेती है, और उसी के चलते लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यों में अपनी बढ़त बना रही है, जीतते हुए दिख रही है। इसी के चलते एमसीडी चुनाव में भी होगा, लग रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। हाँ। और देखिए, जो यूपी में हुआ तो कानून व्यवस्था से बुलडोजर को जोड़ दिया गया जी। हमने माफिया, हमने पेशेवर अपराधी, इन सब की हमने जो अवैध संपत्ति थी, अवैध निर्माण को गिरा दिया, जो उन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा ली थी, और ये दावा किया गया कि हमने 15,000 करोड़ की जो सरकारी संपत्ति थी या जो अवैध निर्माण था उसका हमने बचाव कर लिया है। इसी प्रकार से 69,000 जो एकड़ जमीन है उसको हमने बचा लिया है। और उन्होंने ये भी सिद्ध किया बीजेपी ने कि हमारा ये जो बुलडोजर था जो अपराधियों पर चला है उससे जो है एक माहौल बना है, खौफ पैदा हुआ है, और कानून व्यवस्था ठीक हो रही है और अमन चैन काम हो रहा है, जिसका उनको लाभ मिला। चुनाव में आमजन ने उनको वोट दिया। बिल्कुल, कुल मिलाकर के लाभ मिला, और आमजन जिस तरीके से वोट कर रहा है, और ऐसे में आगे भी हो सकता है इससे बीजेपी को फायदा हो। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के देखा ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए अभी हालांकि रोक लगा दी है, लेकिन आगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मानना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।